नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सार्वभौमिक आधारभूत आय। यह टॉपिक कई सालों से चर्चा में है। जब कोरोना महामारी नहीं आई थी उसके पहले से, चुनाव के दौरान तो और ज़्यादा चर्चा में हो जाता है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की व्यवस्था हमारे देश में होनी चाहिए। और यह टॉपिक तब तक चर्चा में रहेगा जब तक कि इस तरह की कोई व्यवस्था लागू नहीं की जाती, और अगर लागू हो भी जाती है तो फिर आगे चर्चा में रहेगा कि यह कितना प्रभावशाली है, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। फिलहाल चूँकि यह चर्चा में रहता है और अभी कोरोना की वजह से और इसने जोर पकड़ा है, तो हमें इसको तैयार करना है। यूपीएससी कभी भी इससे प्रश्न पूछ सकती है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, अगर इसे हम लेकर आएँ तो फिर हमें क्या फ़ायदे होंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसे लागू करने में दिक्कतें क्या है, क्या क्या जटिलताएं आ सकती हैं, और अगर लागू कर दिया जाए तो इससे क्या समस्याएं हो सकती हैं। फिर हम देखेंगे कि ठीक है, आगे का कोई रास्ता निकलता है क्या, कैसे किया जा सकता है। एक एक करके सारी बातें हम समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करें कि क्या है ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है। ज़रा समझिए, देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला एक नकद हस्तांतरण है। आवधिक होगा, बिना शर्त के होगा। मतलब समय समय पे हो सकता है कि महीने में या 6 महीने में या साल भर पर या तिमाही में एक अवधि तय कर दी जाए कि हर व्यक्ति को इस देश का नागरिक होने के नाते उसे इतना पैसा दिया जाएगा, हर महीने या 6 साल भर पे, जैसे भी व्यवस्था हो। ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। देखिए, इसमें दो खास बातें होती हैं। पहली बात ये कि अपनी प्रकृति में ये सार्वभौमिक होगा, मतलब ये कि ये टारगेट नहीं किया जाएगा, ये सबको दिया जाएगा। मतलब कोई बहुत अमीर आदमी है उसे भी, जो बहुत गरीब है उसे भी, तब ये प्रकृति में अपने यूनिवर्सल कहलाएगा। दूसरी बात कि इसमें कोई शर्त नहीं होगी। शर्त मतलब कई तरह की शर्तें होती हैं ना। एक तो हो सकता है कि ये शर्त लगाई जाए जैसे कि आप गरीब हैं तो आपको ये सुविधा मिलेगी, आप इस कैटेगरी में आते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तब आपको ये मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। बिना शर्त के आपकी आय कितनी है, इनकम कितनी है, इसको भी ध्यान में नहीं रखते हुए, इसको किनारे करते हुए, ये दो बातें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की आधारभूत बातें हैं। ठीक। और अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो एक न्यूनतम आय की गारंटी है ये। मतलब अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तब भी आपको एक निर्धारित समय पे इतनी आय मिलती रहेगी सरकार की ओर से। एक तरह की गारंटी कह सकते हैं इसे। ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। समझ में आ गया। अब देखिए, जो प्रश्न बनता है जहाँ से, ये तो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, इसमें से इन 3-4 लाइनों को मिलाकर बढ़िया 2 लाइन, बड़ी बड़ी लाइनें लिख सकते हैं, वो सारी बातें आ जाएंगी। बात यह है कि इसके पक्ष में लोग क्या कहते हैं, मतलब कि हमारे देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू किया जाना चाहिए। क्यों लागू किया जाना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके पक्ष में क्या बातें हैं। पहली बात यह है कि गरीबी उन्मूलन का जो ये प्रभावी तरीका हो सकता है। हमारे यहाँ गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा, अभी बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा। आंकड़े अभी नहीं सरकार के पास होंगे उतने पर्याप्त, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जितने रोज़गार छीने नहीं गए, मतलब छीन ही गए, लोग बेरोज़गार हो गए, और भी कई सारी समस्याएं, तो गरीबी का जो स्तर है वो बढ़ गया, गरीब लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो अगर हम डायरेक्ट लोगों के खाते में पैसा दें तो वो अपने ज़रूरत की चीज़ें आराम से ले सकते हैं। कुछ ख़रीदना है, खाने की व्यवस्था हो, और भी चीज़ें हैं, शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो गरीबी उन्मूलन का ये बेहतर प्रभावी तरीका हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम जो तरीके अपना रहे हैं वो बहुत लेयर से होकर गुजरती हैं। आपने कहीं पढ़ा होगा, राजीव गांधी ने ही शायद कहा था कि हम जो पैसा भेजते हैं, 1 रुपये अगर भेजें तो 15 पैसे तक ही पहुंचता है लोगों तक। यानी कि इतना लेयर है कि भ्रष्टाचार होने की वजह से लोगों तक वो धनराशि, वो लाभ नहीं पहुंच पाता। लेकिन डायरेक्ट आप लाभ देते हैं तो गरीबी उन्मूलन करना आसान होगा। ये एक फ़ायदा है, ये पक्ष में बात कही जाती है। दूसरी बात यह है कि इससे सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होगा। सामाजिक न्याय का मतलब सामाजिक कल्याण, और ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसको सिंपल कहें, सिंपल तरीके से, कि आप जो समाज में आप देख रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, या फिर अभाव की स्थिति, बहुत सारी चीज़ें लोगों के पास नहीं है जो होनी चाहिए। बेसिक अच्छे कपड़े नहीं हैं, बढ़िया घर नहीं है,
शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है, तो आप जब डायरेक्ट पैसा देंगे तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी और सरकार सही रूप में सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर पाएगी। तो ये एक फ़ायदा है। आगे एक चीज़ देखिए, हमारे संविधान में अगर आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ें ध्यान से, वैसे तो कई जगहों पे बातें झलकती हैं, हमारी प्रस्तावना में भी ये बातें हैं, मूल अधिकारों में भी हैं, और नीति निर्देशक के अलावा भी जगह जगह चीज़ें हैं। यानी कि जो हमारा जो आदर्श है उसमें बार बार ये बात दोहराई गई है कि हमारे देश के लोगों का कल्याण होना चाहिए, हमारे देश से बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो समाप्त होनी चाहिए। और वो कैसे होगा? इस तरह से किया जा सकता है जब हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की व्यवस्था करें, हर किसी को एक न्यूनतम आय मिले तो वो सम्मानजनक जीवन जी सकता है। बहुत सारे लोग हैं बहुत दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वजह से मजबूरन कई काम करने पड़ते हैं, मैले उठाने पड़ते हैं, लोगों के यहाँ बधुआ मजदूरी तक करनी पड़ जाती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब थे, उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। तो बहुत सारे लोग इस वजह से ये समस्याएं झेलते हैं। हमारे यहाँ क्राइम भी बढ़ जाता है, अक्सर आप फिल्मों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए क्रिमिनल बन गए क्योंकि वो अभाव की स्थिति में जी रहे थे। और ये सही बातें हैं, चोरी करना, डकैती करना, कभी कभी यही लोग आगे चल के बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं, किसी का खून कर देते हैं सुपारी लेकर के। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है अभाव से। इसकी शुरुआत होती है जब हमें एहसास होता है कि हम क्या करें, कैसे हमें पैसा मिलेंगे, कैसे हम अच्छे से जिएंगे। तो एक ऑप्शन कोई दिखा देता है, ये कर लो जल्दी से हो जाएगा, लोग कर लेते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब अभाव है तो अच्छी पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, उस स्तर तक की मानसिकता भी नहीं होती है, तो क्राइम भी बढ़ सकता है। तो हमारे संविधान में जो आदर्श हैं कि शांति व्यवस्था हो, लोग मिलजुल कर रहें, सम्मानजनक जीवन जिएं, गरीबी न रहे, समृद्धि आए, एक मानसिक स्तर बेहतर हो, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकें, ये कैसे होगा? जब उनकी आधारभूत ज़रूरतें पूरी होंगी। और वो आधारभूत ज़रूरतें पूरी करने में जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है ये बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। तो ये एक सही है, ये भी बढ़िया अच्छी बात है। आगे जो है हम बात, अभी थोड़ी सी बात मैंने की इसी ऊपर वाले पॉइंट में, जो हमारे संवेदनशील वर्ग के लोग हैं उन्हें जो है इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। देखिए ये जो कोष्ठक में लिखा है ये तो अब है ही, लेकिन संवेदनशील वर्गों में ना आदिवासी भी हैं, हमारे समाज में जो बहुत पहले से मतलब दबाए गए लोग हैं, मतलब दलित वर्ग के लोग हैं, ये भी हैं। इनके साथ कितने सारे अत्याचार होते हैं, अभी भी होते हैं। हमारे देश में यही एक दुर्भाग्य है कि हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है। अभी भी कई जगहों पे छुआछूत की चीज़ें दिखती हैं। तो जब एक्चुअली क्या है कि इसमें बढ़ावा तब मिल जाता है जब उनकी स्थिति बेहतर नहीं होती। क्या करेंगे? मैला ढोने वाले, आप देखिए नाली साफ करने वाले कौन लोग हैं? किसी खास जाति के लोग हैं। क्यों भाई, सब लोग क्यों नहीं कर सकते? तो जब उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं, तो मजबूरी में करेंगे तो उनका और शोषण होगा, और शोषण होगा। साथ ही साथ जब कभी आपदा आ जाती है कहीं पर, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, सुनामी हो, चक्रवात हो, तो उस नुकसान के बाद उभरना सबके बस की बात नहीं होती। घर गिर गया, फसल नष्ट हो गई, बिजनेस चौपट हो गया, उससे बाहर निकलना सबके बस की बात नहीं है। हमारे देश में जो आय का जो अंतर है कि कुछ परसेंट हिस्सा ही जो है ज़्यादातर आबादी के पास है, बाकी 1-2% लोगों के पास देश की लगभग सारी संपत्ति है। इस स्थिति में अगर ये आपदा आ जाती है तो हम कैसे रिकवरी करेंगे? लोग इतना ज़्यादा सेविंग करके तो रखते नहीं। तो ऐसे में ये जो पैसा सरकार देगी उनकी मदद हो सकती है। जो प्रवासी भारतीय हैं हमारे यहाँ, चाहे वो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं या फिर प्रवास करके एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, उन्हें भी बहुत समस्याएं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ने घर छोड़ दिया ये सोच के कि चलते हैं दिल्ली चलते हैं, मुंबई चलते हैं, कहीं भी जाके वहाँ कमाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, और वहाँ जाते हैं रोज़गार नहीं मिलता, वहाँ भटकना पड़ता है, वहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है, कई बार क्राइम के शिकार हो जाते हैं, उनके साथ समस्याएं होती हैं। लेकिन अगर उन्हें कुछ बेसिक इनकम मिलती रहे तो अपने आप को वो व्यवस्थित कर सकते हैं। जब तक काम नहीं मिलता तब तक ढंग से रह सकते हैं, इनकी मदद हो जाएगी।
तो ये सारे पक्ष की बात, मतलब पक्ष में बातें कही जाती हैं इनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा, मतलब बढ़िया आइडिया, ऐसा होना चाहिए। देखिए, असंगठित क्षेत्र में जो लोग लगे हैं ना, उनको काफ़ी लाभ होगा। असंगठित क्षेत्र का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जैसे एक तो होता है फॉर्मल सेक्टर, जिसमें कि हर चीज़ आप औपचारिक रूप से करते हैं कि सैलरी एक निश्चित तौर पर मिलेगी, इतना आपकी सैलरी फिक्स हो गई। कभी कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा लाभ भी मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं। असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं है। जैसे सिंपल आप देखिए कि कुछ लोगों को आपने कहा कि चलिए हमारे यहाँ काम करिए, काम खत्म हो गया, आपने पैसा दे दिया, वो चले गए। सिंपल एक एग्जांपल हो सकता है। जैसे इलाहाबाद में लेबर चौराहा है, इसी तरह के बड़े बड़े शहरों में ऐसे जगह होती है जहाँ लोग सुबह आते हैं, कामगार आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, जिनको काम की ज़रूरत है वो आते हैं, उन्हें लेके जाते हैं, हायर करते हैं, काम करवाते हैं, शाम को पैसा दिया, बात खत्म हो गई। ये असंगठित क्षेत्र है। बाकी जो फॉर्मल वाले हैं तो अपना बाकायदे समय से जाएंगे, समय से आएंगे, अपनी महीने में सैलरी पाएंगे। तो असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक लगे हैं ना, उनको भी लाभ होगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो मज़दूर है ना, उन्हें काम नहीं मिलता और वो बार्गेनिंग नहीं कर पाते, क्योंकि काम मिल नहीं रहा है। कोई कह रहा है कि हम सिर्फ तुम्हें 200 रुपये देंगे या 300 रुपये देंगे, ये काम करना है तो करो, वरना और भी 100 लोग खड़े हैं, काम किसी को ले लेंगे। तो मजबूरी में ये जानते हुए कि इसमें मेहनत ज़्यादा है, पैसे उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज काम नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे। हुँ? तो ये इस वजह से इन श्रमिकों का शोषण होता है। इस वजह से इन्हें मजबूरी में बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो कि नहीं करना चाहिए उस हिसाब से जितना पैसा मिल रहा है। जब पैसे मिलेंगे सरकार की ओर से तो ये विवश नहीं होंगे, ये बार्गेनिंग कर सकते हैं कि ठीक है भाई, इतना रेट है, इतना हम कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग अगर गए गए होंगे काम करवाने कि हायर करने, तो उन्हें लगा कि यार ऐसा नहीं है, वो लोग भी काफ़ी बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन असली बात यह है ना कि ज़्यादातर मजबूर हो जाते हैं जब उनके पास काम नहीं होता। तो फिलहाल जब सरकार पैसे देगी तो वो कह सकते हैं कि इसका इतना रेट है, इतना भी हम करेंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो तब तक काम चलाएंगे अपना, सरकार पैसे दे रही है, उनका शोषण नहीं होगा। और एक चीज़ और है, ये तो सिंपल मैंने एग्जांपल दिया ना, सबसे ज़्यादा शोषण होता है जो ठेकेदार होते हैं कि आइए हम आपको काम दिलवाते हैं किसी कंपनी में कहीं जगह पे, वो बहुत शोषण करते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया यहाँ तो कुछ ठीक है, लेकिन जो ठेकेदार है ना, वो वाला सिस्टम बड़ा खतरनाक है। आगे देखिए, अभी क्या हो रहा है, ज़माना बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अभी टाइपराइटर, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म होती जा रही हैं। कितने सारे लोगों को रोज़गार मिलता था पहले इन सब चीज़ों में। तो नई नई तकनीक आ रही है, नए नए स्किल की ज़रूरत है। तो जो पुराने स्किल वाले लोग हैं वो तो बेरोज़गार हो रहे हैं। अब उन्हें रोज़गार कहाँ से मिलेगा? नहीं, या तो नई स्किल सीखें, या फिर अपने आप को उस स्थिति में नहीं पा रहे हैं कि सीख सकते हैं, तो फिर बेरोज़गार रहें। ऐसे में जो बेरोज़गारी उत्पन्न हो रही है, हालांकि एक और चीज़ है, ऑटोमेशन हो रहा है बड़ी तेज़ी से। अब रोबोट्स का ज़्यादा मतलब उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे कारें बनती हैं, बाइक बनती है। आप उनका वीडियोस खोल के देखिए यूट्यूब पर कि किस तरह से मशीनें ही 90% से ज़्यादा काम कर दे रही हैं। कौन सा पुर्जा कहाँ सेट करना है, उसकी पेंटिंग करनी है, हर चीज़ ज़्यादातर मशीन से हो रहा है। यहाँ तक कि कारों की धुलाई, सफाई, ये सभी चीज़ें भी मशीन से होने लगी हैं। और सिर्फ ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं है, और जगह पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देख लीजिए, हर जगह मशीनों का जो है इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो अगर सरकार इन्हें न्यूनतम आय नहीं देगी तो दिक्कत है ना। लेकिन इसकी वजह से वो अच्छे से जी सकते हैं। सरकार एक न्यूनतम आय सुनिश्चित कर दे तो अब और भी विकल्प देख सकते हैं तब तक के लिए। ऐसा नहीं हो कि बेरोज़गार हो गए तो अब तो पहाड़ टूट गया, परेशानी हुई। हालांकि हो रही है, अगर सरकार ऐसी व्यवस्था करती है तो बहुत अच्छी बात होगी। आगे देखिए, अभी क्या है, हमारे यहाँ कोई योजना लागू की जाती है, अभी पुराने ढर्रे पे चलें जिस तरह से चल रहा है, तो प्रशासनिक जटिलताएं बहुत ज़्यादा हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति पेंशन अगर उसे लेना है सरकार की तरफ से किसी योजना का, और किसी दिन आपको वाकई जानना है कि कितनी दिक्कत है, तो किसी बूढ़े व्यक्ति को लेके जाइए ऑफिस में और देखिए कितनी जटिलताएं हैं। बहुत सारी जटिलताएं हैं, अलग अलग योजनाएं हैं, उनको लागू कराना इतना आसान नहीं हो गया। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है इसमें। लेकिन अगर डायरेक्ट पैसा दे दिया जाए लोगों को
तो भ्रष्टाचार रुक सकता है, कमी आ सकती है, रुक तो नहीं पाएगा, टाइम लगेगा, कमी लाई जा सकती है, पारदर्शिता लाई जा सकती है, और सरकार का जो पैसा है वो सही जगह खर्च हो सकता है। एक्चुअली सरकार का नहीं है, हमारा ही पैसा है, सरकार कमा थोड़ी रही है, हमसे टैक्स ले रही है, हम ही को दे रही है। तो ये जो पैसा है वो सही जगह इस्तेमाल हो सकता है, भ्रष्टाचार में कमी हो सकती है। ये सारे मतलब ये सारे लाभ हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं, इसमें विपक्ष की भी बातें हैं, और हमें एक सिविल सेवा की तैयारी करने वाले ईमानदार एस्पिरेंट के तौर पर हर टॉपिक को ऐसे देखना चाहिए कि किसी भी टॉपिक के कितने पक्ष बनते हैं, कितने डायमेंशंस बनते हैं। अब इसी टॉपिक में हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ली, अगर विपक्ष में बात न हो तो आपको लगेगा कि वाह, ये तो अभी तुरंत अभी लागू कर देना चाहिए, लेकिन तार्किकता सिर्फ उतने से नहीं आती। यहाँ देखिए, विपक्ष में कुछ लोग क्या कहते हैं कि अगर एक बार आपने योजना शुरू कर दी तो इसको समाप्त करना बड़ा कठिन हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि समाप्त क्यों करना है भाई? ऐसा है, कुछ योजनाएं जब हम शुरू करते हैं ना, आगे ढंग से नहीं चल पाती तो समाप्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कुछ नया करना हो जाता है। लेकिन इस तरह की चीज़ अगर शुरू कर दिया किसी सरकार ने कि सबको हम वो करेंगे, मतलब पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, तो वो ख़त्म नहीं हो सकता आसानी से। क्यों? क्योंकि सरकारें कैसे बनती हैं? चुनाव होगा, हमारे यहाँ लोकतंत्र में चुनाव की व्यवस्था है ना, तो चुनाव होगा और चुनाव में ये बात जो है शामिल रहेगी। जो सरकार कहेगी कि हम आने के बाद इसे ख़त्म कर देंगे तो खुद ख़त्म हो जाएगी, वो आ ही नहीं पाएगी। तो ये अगर आगे चलकर दिक्कत करे तभी ख़त्म नहीं कर सकती, एक बार शुरू हो गया तो फिर चलाना पड़ेगा, दिक्कत है। आगे देखिए, अभी जो मतलब एक तंत्र बना है, आज़ादी से 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, प्रशासनिक सिस्टम बना है कि कैसे कैसे सरकार के लाभ को लोगों तक पहुंचाया जाए, चल रहा है, उसके तहत चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, उसमें और भी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस आ रहा है, और पारदर्शिता आ रही है, और ऑडिट भी बेहतर होने लगा है, तो और बेहतर हो रहा है, सिस्टम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन जब हम डायरेक्ट ये योजना लागू करेंगे तो वर्तमान जो प्रणाली है वो अधिकांशतः देखें तो ध्वस्त हो जाएगी, उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। अब जब यूज़ नहीं रह जाएगा और अगर ये योजना असफल हो गई तो दोबारा हम यहाँ लौट के कैसे आएंगे? बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, फिर हमें हो सकता है कि हम कई साल पीछे चले जाएं। एक चुनौती है, ये विपक्ष में बात कही जाती है, और जो सबसे सामाजिक तौर पर एक चिंता की बात है वो ये है, हमारे यहाँ भारत की बात करें, दुनिया में भी बहुत सारे देश ऐसे हैं, हालांकि मोटे तौर पर पूरी दुनिया में ऐसी बात है, कुछ अपवाद छोड़ दें तो पुरुषवादी समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुषों का बोलबाला है परिवार में, समाज में, राजनीति में, इकोनॉमी में, हर जगह। ऐसे में अगर सरकार पैसे सबको देती है, महिला को भी, पुरुष को भी, सबको, तो चूंकि समाज ही ऐसा है तो पुरुषों का नियंत्रण रहेगा उस पर। महिला के खाते में पैसा भले आ रहा है, लेकिन पैसा कैसे खर्च होगा अधिकांशतः पुरुष तय करेगा। हालांकि जब हम अलग तरीके से इसी डायमेंशन को देखते हैं, जैसे कि महिलाएं जब काम करने लगती हैं, इकोनॉमी में शामिल होने लगती हैं, तो उनका महत्व घर में बढ़ जाता है, डिसीजन लेने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है, उनकी बात मानी जाने लगती है। लेकिन ज़्यादातर मोटे तौर पर चूँकि उन्होंने काम नहीं किया, उन्हें कोई नौकरी नहीं की, सरकार ने पैसे दिए, तो पुरुषों को लगेगा कि ये तो फिर इसने कुछ थोड़ी कमाया, तो सरकार दे रही है, और इस वजह से जो उस पैसे पर नियंत्रण है पुरुष का ही रहेगा, वो अपने हिसाब से खर्च करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, फिल्मों में भी दिखाया जाता है काफ़ी चीज़ें, कि पुरुष जो है, जो पति है, वो नशेड़ी है, शराबी है, और पत्नी को पीट रहा है कि पैसे निकालो, कहाँ छुपा कर रखा है। ऐसी हालत अभी भी हमारे देश में है, इसमें गांव और शहर अलग अलग नहीं है, ऐसे लोग अभी भी हैं। इसमें समस्या हो सकती है, महिलाओं के साथ हिंसा हो सकती है, इसको लेकर के उन पर और दबाव बनाया जा सकता है। तो कभी कभी महिलाएं झूठे सरकार हमको फंसा दी पैसा दे के, इसी को दे देती है, यही लेके घूमता, समझ रहे हैं? तो इससे एक समस्या हो सकती है, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई कि इसलिए हम पैसे नहीं देंगे, बस विपक्ष में ये बात कही जाती है, तो आप सुन लीजिए। हाँ, कि इसलिए नहीं पैसे देंगे महिला को क्योंकि पुरुष जो है पैसा छीन लेगा, ये कोई बात थोड़ी हुई। लेकिन विपक्ष में अच्छा तर्क है कि हमारे यहाँ जो समाज में ऐसा है कि पुरुषवादी समाज है, तो महिला, वो पैसे पर नियंत्रण पुरुष का ही रहेगा, महिलाओं को कुछ खास उसमें अपना डिसीजन लेने की पावर नहीं आ पाएगी ज़्यादातर। आगे देखिए, ये अगर आपने माल्थस का नियम पढ़ा होगा, आई थिंक माल्थस मार्क्स दोनों ने
जनसंख्या से संबंधित नियम दिए थे। मार्क्स की बात है, वो यहाँ पे झलकती है। क्या है कि अगर सरकार सार्वभौमिक रूप से सबको पैसे दे रही है, तो लोग जो गरीब है, जो अशिक्षित है, उन्हें ये लगेगा कि यार हमारे 2 बेटे हैं और हम पति पत्नी 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के हिसाब से मान लेते हैं कि 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो 8 हज़ार मिल रहा है। अगर हमारे 6 बच्चे हों तो तब तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और बच्चे हों तो इस चक्कर में जो अशिक्षित लोग हैं, जो ये नहीं समझ पाते कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना कोई बहादुरी की बात नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है, वो लोग ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने लगेंगे और आगे चल कर के ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अभी तो सरकार इस पे बहुत सतर्क हो गई है, जनसंख्या नीति बनाने पर और जनसंख्या कंट्रोल करने पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में ये जो योजना है बैकफायर कर सकती है। जब जनसंख्या फिर बढ़ने लगेगी, फिर गरीबी बढ़ेगी, फिर वो सारी समस्याएं, जिन समस्याओं को हम दूर करना चाह रहे हैं, वही समस्याएं फिर नए रूप में आ जाएंगी। तो ये एक चुनौती है। ये बड़ा अच्छा तर्क है वैसे, तो ये हम कह सकते हैं। आगे देखिए, जब मेरे पास पैसे आ ही रहे हैं तो मैं काम क्यों करूं? हो सकता है कोई ये सोचे, अब मस्त ज़िंदगी है, कोई दिक्कत नहीं है, सोए रहो, पड़े रहो, सरकार तो पैसे दे रही है। अकर्मण्यता आ सकती है, नशे की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। जो नशे, अभी नशेड़ी जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना तक कि शाम को व्यवस्था हो जाए, सिर्फ उतना। अगर अगर नहीं नशा करना होता ना तो वो भी नहीं करते, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं। अब उन लोगों में, ज़्यादातर का मतलब ओवरऑल जनसंख्या माने जो पीने वाले हैं या नशा करने वाले हैं, उनकी बात की जाए तो अकर्मण्यता आ सकती है। लोग जो नशा करते हैं, नशे की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। ये एक चिंता की बात है कि सरकार बैठे बैठे पैसे दे रही है, अब क्या करें, चलो एंजॉय करते हैं, ये समस्या आ जाएगी। आगे, ये बड़ा अच्छा तर्क है, इसको आप देखें और आई थिंक इसे आप जो है ऊपर की ही 1-2 लाइनों में लिखें, क्योंकि ये बहुत ही वैलिड तर्क है। ठीक है, देखिए, आंसर लिखते समय ना इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी वजनी बात है उसे पहले लिखें, जो नॉर्मल बात है उसे थोड़ा नीचे लिखें। ठीक है, जिससे श्रम की मांग और पूर्ति जो है ना वो प्रभावित होगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई ज़रूरी काम है और मुझे श्रमिक चाहिए, लेकिन श्रमिक को मिल रहे हैं पैसे सरकार की ओर से, और वो कह रहा है कि हम आपका काम नहीं करेंगे, अब जाओ कहीं और देखो। वो साफ मना कर दे रहा, पैसे की तो बात ही छोड़िए, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मुझे कहीं सफाई करानी थी घर की, हम नहीं, सफाई नहीं करेंगे, जाओ। तो श्रम की जो मांग है और जो पूर्ति है, उसमें उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो हर तरह के काम की ज़रूरत है, हर तरह के लोगों की ज़रूरत है, और जब एक बेसिक आय मिल रही है तो लोग फिर कैटेगरी बनाएं कि ये वाला करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तब भी कौन सा क्या बिगड़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इससे समस्या हो सकती है, इकोनॉमी में ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। जो जो निचला सेक्टर है इकोनॉमी का, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे छोटे मोटे इंडस्ट्री से जुड़ा हो, वहाँ पर जो है श्रम की मांग प्रभावित होगी। ठीक है, और आपूर्ति भी प्रभावित होगी। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। बाकी ये तो है, लोक लुभावनवादी राजनीति बढ़ जाएगी। एक सरकार कह रही है कि हम साल भर में 2 हज़ार देंगे, एक कहेगी कि हम 5 हज़ार देंगे, तीसरी कहेगी हम 10 हज़ार देंगे। अब कहाँ से देंगे वो आगे देखेंगे, लेकिन इस तरह की बातें बढ़ सकती हैं। राजनीति में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और बाकी बातें छोड़ दीजिए, लोग कहेंगे कि अच्छा इतना ये सरकार इतना देगी, चलो इसको वोट देते हैं। समस्याएं हो सकती हैं। अब क्या समस्याएं होंगी, तो यही दिख रहा है। देखिए, अगर अगर सरकार इस तरह की चीज़ें करने लगे, बहुत ज़्यादा पैसा देने लगे हर किसी के खाते में, आपको पता है आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। ठीक, अब पैसा कहाँ से आएगा? इतने सारे लोगों को पैसा देने के लिए कहाँ से आएगा पैसा? जो हमारा राजकोषीय संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा। राजकोषीय संतुलन का मतलब ये, जैसे सरकार का मान लेते हैं कि ये डब्बा है, इसमें पैसा रखा जाता है। ठीक है, ये गोलक है, तो कुछ पैसे आते हैं अलग अलग से, टैक्स लिया, कुछ उद्योग हैं, कुछ सर्विसेज हैं, वहाँ से सरकार को पैसे मिल रहा है, और फिर ये पैसे खर्चे होते हैं। ये राजकोषीय व्यवस्था में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, सरकार पैसे कहीं से ले रही है, कहीं खर्च कर रही है। अब जब इतना ज़्यादा खर्च होगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर,
तो फिर वो पैसा आएगा कहाँ से, इसकी व्यवस्था करनी है। वो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। बजट बनाना बड़ा अजीब तरह का काम हो जाएगा। तो वही चीज़ हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के कि इसमें जटिलताएं क्या हैं। ये देखने लायक है। ये विपक्ष में कह सकते हैं या फिर इसकी जटिलताओं को अलग से हो सकता है यूपीएससी पूछ ले कि इसकी जटिलताएं क्या हैं। तो आप बता सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो संसाधन ये कहाँ से आएंगे, इतने सारे पैसे, इतना संसाधन ये कहाँ से आएगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, इस पर तो कोई बात नहीं करता। सिर्फ लाभ हो गया, नुकसान हो गया, यही बात है भाई। एक सिस्टम, एक फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए ना कि कहाँ से आएगा। और ये आसान काम नहीं है। ये आसान काम, अगर 1,000 रुपये भी सबको देने की बात करें पूरे देश में तो भी आसान काम नहीं है। तो ये एक प्रश्न है, एक जटिलता है। दूसरी बात यह है कि इस पर काफ़ी डिबेट होती है कि इसे सार्वभौमिक रखा जाए कि लक्षित आबादी के लिए रखा जाए। कहने का मतलब ये है कि क्या इसे पूरे देश के लोगों को दिया जाए या कुछ लोगों को चुन चुन के दिया जाए। तो लक्षित कर देंगे तो सार्वभौमिक नहीं रह जाएगा। लेकिन ठीक है, हम कौन से बधे हुए हैं कि सार्वभौमिक ही करना है। बात यह कि इस तरह की योजना लक्षित होनी चाहिए या कुछ लोगों को दी जानी चाहिए। तो इस पर भी बातें होती हैं। 2019 के चुनाव में यह एक मुद्दा था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक योजना थी, तो इस पर काफ़ी बहस हुई थी। और फिलहाल तो आगे तो बहस हो ही रही है इस पर। तो ये भी एक जटिलता है कि इसका कौन सा फार्मूला लागू किया जाएगा आगे। जो अभी तक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। चाहे स्वास्थ्य में, अब देखिए स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत योजना हुई, एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए कई सारी योजनाएं हैं, दर्जनों, मतलब मुख्य दर्जों से तो सैकड़ों हैं, ढेर सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो जो पहले से योजनाएं चल रही हैं उनका क्या होगा, क्या वो ख़त्म कर दी जाएंगी? और अगर ख़त्म कर दी जाएँ तो इनकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी कि सिर्फ पैसा दे दिया लेकिन बाकी व्यवस्था हम नहीं करेंगे कि आपकी सेहत आप खुद देख लो, जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओ, आपकी फसल ख़राब हुई आप अपने हिसाब से देखो। तो उससे क्या होगा, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए सिर्फ पैसे दे के, तो भी दिक्कत है। तो ये भी एक समस्या, एक जटिलता है कि अगर अलग से पैसा देना है और इसको हटा देना है तो कैसी परिस्थिति होगी, कैसे उसे हल करेंगे। अगर दोनों साथ में लेके चलना है तो ऊपर वाली बात की संसाधन इतने सारे कहाँ से आएंगे। ये सारी जटिलताएं हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम दो बातें कह सकते हैं इस टॉपिक को इतना समझने के बाद। निष्कर्ष के तौर पर दो बातें। जो सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाएं। हालांकि आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, एक दो बार हुआ है ऐसा। मध्य प्रदेश में भी किसी गांव में ऐसा किया गया था, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो आप इसे लागू करें कुछ जगहों पर, देखें, ऑब्जर्व करें कि इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। उसके आधार पर आकलन करें कि अगर इसे पूरे देश में लागू करना हो, बड़े स्तर पर लागू करना हो, तो हम कैसे लागू करेंगे। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सरकारों को भी, आप भी जब आईएएस बन रहे हैं उसके बाद भी आप हमेशा ध्यान रखें। गांधी जी ने एक बात कही थी, कोई भी कार्य करने से पहले यह सोचना चाहिए कि इसका देश की विकास धारा की पंक्ति में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करना चाहते हैं या नहीं लागू करना चाहते, जो भी कोई योजना लाना चाहते हैं, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, जो सबसे पीछे हैं समाज के नज़रिए से, इकोनॉमी के नज़रिए से, हर तरह से, उनकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा, इससे उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी या नहीं, क्या होगा। इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रख करके आगे बढ़े ना, तो सरकारें हमेशा सही फैसला लेने की स्थिति में होंगी ज़्यादातर। क्योंकि हमारा जो मकसद है, सरकार का जो मकसद है, फाइनली ये है कि हम शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने देश का कल्याण करें, जनता को और अच्छी स्थिति में लेकर आएँ। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं कि सरकार को इस बात का ध्यान में रखते हुए इस बात को और काम करना चाहिए। फ़िलहाल इसमें इतना ही है। एक चीज़ और बताने वाली है कि वो जो था हौसला सीरीज़ थी कहानी वाली, उसका पहला एपिसोड आ चुका है, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। और साथ ही साथ 5 तारीख से जो सीरीज़ शुरू होगी, लेट्स मेक इट ईजी कंप्लीट, हम बात करेंगे एक एक हिस्से पर कि कहाँ से हम क्या पढ़ने वाले हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, फ्री में बिना कोचिंग के हम कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप देखिए लिंक पड़ा होगा, लेट्स मेक इट ईजी के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे। इत्मीनान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर आप सीरीज़ को नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तब भी आप सिर्फ एक वीडियो से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है।
ठीक है, तो फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।